नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेंगे डील की, जो कि डील अटक गई है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था ये डील कंप्लीट नहीं हुई है। जो डेडलाइन दी गई थी 9 जुलाई की, वो ख़त्म हो गई है। अब इसको बढ़ा करके 1 अगस्त कर दिया गया है। जिन देशों के साथ में डील नहीं होती उनसे 1 अगस्त पर उनसे टैरिफ लग जाएंगे। इस पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे जो रूस ने सबसे बड़े हमले कर दिए हैं, और एक और चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया है। उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। जो FII का आंकड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो कल गुजरात में सब दुखद खबर आई है, गुजरात से एक ब्रिज गिरा है, उसको भी जानेंगे विस्तार से। तो आज सबसे पहले जो शुरुआत कर लेते हैं FII DII के आंकड़े की। जो कल तुम्हारे विदेशी संस्थागत निवेशक है उन्होंने बहुत छोटी सी खरीदारी की 77 करोड़ रुपए की। और जो DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो घरेलू संस्थागत निवेशक है, उनकी तरफ से 920 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो क्या खरीदारी है? नहीं साथियों, खरीदारी नहीं है। क्योंकि अगर इसको देखोगे तो आप इनको इंडेक्स में 991 करोड़ का इंडेक्स बेचा है फ्यूचर FII ने। तो नेट अगर देखोगे तो बिकवाली है, FII की तरफ से खरीदारी नहीं है। पहला तो नेगेटिव साइन ये है। दूसरा, अगर बात करें हमारा रुपये की, तो रुपया 85 रुपये पर बना हुआ है। चांदी की बात करें तो चांदी 1,07,000 रुपये है। डॉलर इंडेक्स 2 दिन की तेज़ी के बाद फिर से सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। 97 रुपये पर डॉलर आ गया है। और जो तुम्हारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 70 रुपये पर चल रहा है। तो क्रूड ऑयल 70 रुपये है। डॉलर इंडेक्स फिर से 2 दिन की तेज़ी के बाद सुस्त बना है। बात करें हम सोने की, 97 रुपये सोना, 1,07,000 रुपये चांदी में। फिर से शुरुआत कर लेते हैं। आज जो डराने वाली खबर आई है, सबसे डराने वाली तो खबर ये है, जो कि ब्रिक्स देश के मेंबर थे, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के ऊपर ब्राज़ील और फिलीपींस ऐसे करके 8 देशों को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से एक नया आदेश पारित कर दिया गया और उनको लेटर भेज दिया गया है, जिसमें कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील को 50% का टैक्स लगा दिया गया है। ऐसा दक्षिण अमेरिका में पहला सबसे बड़ी GDP रखने वाला ब्राज़ील देश बना है, जिसकी वार्ता के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, उसके बीच में ही इसके ऊपर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये काफ़ी डराने वाली खबर है। क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अभी तो बातचीत चल रही थी ब्राज़ील से, लेकिन बातचीत के बीच में ही 50% का टैरिफ ठोक दिया। इसी से डरा है भारतीय बाजार। इससे इसलिए डर गया क्योंकि ब्रिक्स का जो आज सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ था, और उसका इंडिया भी मेंबर है। हालांकि इंडिया पे अभी कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा ही बोलेंगे। देखो क्या है कि इंडिया अब ब्राज़ील के ऊपर क्यों लगा? क्योंकि ब्राज़ील ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का एक तरह से बोल दिया था, आलोचना कर दी थी, और उसको डोनाल्ड ट्रंप नज़र में भाग गए। बोले नहीं यार, अच्छा ऐसा है तो मैं देख लेता हूँ, उनके ऊपर ठोक दिया। बात करें रूस की, तो रूस ने अब तक के जो यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़े हमले करे हैं। 743 मिसाइल और ड्रोन के साथ में उनके ऊपर हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि मैंने लाख समझाया है पुतिन को, लेकिन पुतिन हाँ बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमले रोक नहीं रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो हो सकता है यूक्रेन को मिसाइलें वगैरह देने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप विचार कर सकते हैं। सबसे पहली बात का, जब ऐसी टैरिफ की तनातनी चल रही है, इस बीच में यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो बातचीत है अमेरिका से ट्रेड डील को, व्यापार वार्ता को लेकर के, वो तेज़ कर दी गई है। ऐसा भी यूरोपियन यूनियन ने जताया है कि अगर हमारी बातचीत नहीं होती है तो फिर हम कहीं ना कहीं जो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती देंगे, और इसका जो दावा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे। ईरान के ऊपर सख्ती करते हुए अमेरिका ने एक कार्रवाई की है। ईरान के ऊपर सख्ती करते हुए अमेरिका ने कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या की है कि ईरान से जो कंपनी तेल ले गए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती थी, उन कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब जो सेकेंडरी सैंक्शन जिसे हम बोलते हैं, दोहरा सैंक्शन, वो लगा दिया गया है ईरान की। और जैसे कि अमेरिका की आपने देखा था, ईरान को अमेरिका ने न्यूक्लियर डील को एक समझौता दिया था कि भाई आप हमें इस समझौता कर लो, आप न्यूक्लियर जो यूज करना, बस परमाणु बम नहीं बनाना। उसे ईरान की तरफ से ठुकरा दिया गया था। वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे लग गई है। उन्होंने अमेरिका से ही आदेश पारित कर दिया है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेंगी कंपनी, लगभग 22 कंपनी है, जिसमें कि हांगकांग है, अमीरात है और टर्की से रिलेटेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर सैंक्शन ठोक दिए गए हैं। सेकेंडरी सैंक्शन मतलब वे अगर ईरान से तेल लेंगे और उस तेल को अगर किसी दूसरे को बेचेंगी तो उनका टैक्स ईरान को नहीं देना पड़ेगा, उन कंपनियों को देना पड़ेगा, और उनको शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट से भी बाहर कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो अब पूर्ण रूप से फ्री हो गए हैं, उनका बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है, और अब पहले जो इधर उधर उलझे थे, अब पूरा जो ध्यान है वो अपना टैरिफ पर केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए तो बुरी खबर है, क्योंकि भारत से कोई डील हुई नहीं है और कोई ना कोई
जो मुद्दा है वो फंसा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता, ना भारत चाहेगा कि पॉलिटिकल सुसाइड किया जाए, ना डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि पॉलिटिकल सुसाइड किया जाए। क्योंकि भारत में जो कृषि प्रोडक्ट हैं उनकी 23-24 रुपये किलो का गेहूं का रेट चल रहा है, और वहाँ पे मार्केट में 10 या 12 का रेट है। बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है। अगर बात करें पूरी ऑल ओवर मार्केट की, तो मार्केट अभी 25,300 से लेकर 25,600 के बीच में झूल रही है, ना तो आगे ना तो पीछे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। FII DI अभी कुछ करने के मूड में नहीं है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनाए रखे हैं। बोलते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इससे पहले हम ये जान लें कि यार एक्चुअल में क्या होने वाला है मार्केट में। क्योंकि रिजल्ट सेशन की शुरुआत है। आज तुम्हारा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और तुम्हारा टाटा एलेक्सी और इरडा के रिजल्ट आने वाले हैं। आज से रिजल्ट सेशन की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद ही बाज़ार में पता चलेगा कि किस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद ही जो FII DI है वो अपना कुछ मूड माहौल बनाएंगे। ऐसा लग रहा है FII DI एक चंडरिंग कर रहे हैं, मतलब ना तो ज़्यादा कुछ बड़ा ख़रीदने के मूड में, ना कुछ ज़्यादा बड़ा बेचने के मूड में। या तो इस बार निफ्टी 27,000 की ओर जाएगा ना, या फिर इस बार निफ्टी 25 या 24,000 की ओर जाएगा। क्योंकि निफ्टी अभी कंसोलिडेशन जोन में है, यह सोच रहा है। क्योंकि देखो, जो डेडलाइन दी गई थी सबसे पहले जब आपने देखा था, तो अमेरिका के साथ जब वार्ता चल रही थी, तो उस वार्ता में जो सबसे पहला देश था ना जो वार्ता में आगे आया था, वो भारत ही था। लेकिन उसके बाद में भी भारत के साथ में डील नहीं हुई। इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा है। और पेच कहाँ फंसा है? डेयरी और कृषि प्रोडक्टों पे, जहाँ तक उम्मीद है पेच फंसा हो सकता है। क्योंकि डेयरी और कृषि के प्रोडक्ट हैं जो ना तो डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ कोई समझौता करना चाहते और ना नरेंद्र मोदी के साथ कोई समझौता करना चाहते। क्योंकि भारत की तरफ से अगर नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कोई समझौता कर लेते हैं तो ये एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड जैसा माना जाएगा। क्योंकि भारत में जो 60% से भी ज़्यादा जनसंख्या है ना, वो कृषि पर निर्भर है। और उसमें भी जो लगभग 40% लोग हैं ना, उनकी जो मुख्य जीविका है ना, वो दूध से आती है। मतलब 4 पशु रख लेते हैं, उन्हें दूध बेचते हैं डेयरियों में, और उससे उनका जीवन यापन चलता है। दाल रोटी मसाले चावल आते हैं। तो इसलिए ना तो भारत सरकार कृषि प्रोडक्टों से, डेयरी प्रोडक्टों से कोई समझौता करना चाहती है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में 25,000 किसान हैं, और वो ज़्यादा ज़मीन बोते हैं। और उनको गवर्नमेंट, उनकी जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी देती है। सब्सिडी और तकनीकी के ज़्यादा होने के कारण वो बल्क में माल बना लेते हैं। मतलब कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, और जैसा गेहूँ चावल आटा दाल, ये सब ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना पड़ता, नहीं तो सरकार खरीदेगी। ये समस्या है। वो भी चाहते हैं कि अपने किसानों के लिए कृषि प्रोडक्ट खोले जाए, और भारत भी चाहता है कि इसे ना खोले जाए। यहाँ पे ट्रेड डील अटकी है। कल भी मैंने बोला था कि ट्रेड डील अभी नहीं हो पा रही है। मामला उलझा हुआ है सब अपने अपने लेवल पे। देखते हैं कहाँ तक ये मामला बन पाता है। क्योंकि इसकी जो डील होने की संभावनाएं हैं, वो एक मिनी डील हो सकता है। जिन पे बात अटकी है उनको अलग कर दिया जाए, बाकी पे ट्रेड डील को आगे बढ़ाया जाए। एक छोटी और मिनी डील होने की जो संभावनाएं हैं वो हैं, रोज़ शाम को होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ अच्छा बोलते हैं कि भारत के साथ में हम जल्दी ही ट्रेड डील लाने वाले हैं, लेकिन साथ में ये भी बोल देते हैं कि मुझे नहीं लगता भारत से डील हो पाएगी। देखो, भारत को, बाज़ार को अगर गिराना है ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो एक बार ये बोल देंगे कि भारत से अब हम बहुत हुई बातचीत, अब हम नहीं करेंगे। देखो साथियों, बात समझो, अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाए, जब तक व्यापार को लेकर कोई वार्ता नहीं हो जाए, तब तक बाज़ार में बड़ी कोशिश से चलना ही है। मतलब आप सोचो कि ट्रेड डील हो ही नहीं हुई, आप तो बड़ी पोजीशन बना लो, हेजिंग ना लेगा, मतलब अपने मार्जिन से ज़्यादा माल उठा लो ना, ऐसा ना करो। कारण सबसे बड़ा ये है कि देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप क्या है, आपको मालूम है, बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। वो एक ही बात को 3 बार उसका सेशन लेते हैं। एक बार वो जो काम करने वाले होते हैं तब लेते हैं, एक बार जब कर देते हैं तब लेते हैं, एक बार उससे बाद में लेते हैं। 3 बार एक ही चीज़ का क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया आके कि अब तक बहुत हो गया, अब भारत के साथ में हमारी जो वार्ता थी वो ख़त्म होगी, अब हम भारत पर 200% का टैरिफ लगाएंगे, 100% का, 50% का। क्योंकि वो बयानवीर है, कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बात से हाल में पलट भी सकते हैं। अगर वो अपने आप को कहीं फंसता हुआ नजर आएंगे तो हाथ जोड़ के पीछे हट जाएंगे। और अगर वो तुम्हें देखेंगे प्रेशर टैक्टिक्स में डोनाल्ड ट्रंप की ये दब रहा है, तो तुम्हें और उचका के बोल देंगे, बोले मैं तो तुम पे 50% का टैरिफ लगाऊंगा। जैसे कि उन्होंने किया, ताइवान के ऊपर टैक्स लगा दिया भाई 46% का और 20% का। तो ताइवान में, हालांकि मेरी बात समझो, ताइवान 13 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है अमेरिका से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे यहाँ पे 130 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब भारत की जो कंजप्शन का मार्केट है वो बड़ा है, ताइवान का बहुत छोटा सा मार्केट है। जितना बड़ा ताइवान का मार्केट है, इतने बड़े तो हमारे यहाँ ज़िले होते हैं उत्तर पर। अब बात समझो, इसलिए ताइवान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत के एक ही डिसीजन से बहुत कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। हमारे यहाँ किसान हैं, उनकी समस्याएँ बढ़ जाएंगी।
अगर वो बोल देते हैं अब बहुत हुआ, अब तो मैं टैरिफ ठोकूंगा, या जैसे ब्राज़ील में उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए 50% का टैरिफ ठोक दिया, बोले ये ब्रिक्स का देश है, 50% का अतिरिक्त टैरिफ है भारत के ऊपर। अगर उन्होंने बोल दिया कि चलो 26% जो टैक्स है वही, उसके बाद 10% क्योंकि तुम ब्रिक्स के मेंबर हो 10% और इसमें मतलब 36% का टैरिफ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत उलझाने वाली मार्केट है। जब तक अभी ये क्लियर नहीं हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं और टैरिफ को लेकर के क्या क्लियरनेस आ रही है, तब तक आपको बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि बाजार अभी ऑलरेडी 3 महीने से ऊपर चढ़ा हुआ है। और बाजार में जब तक ये खबर ना आ जाए कि भाई हमारी जो व्यापारिक डील है वो हो गई, हालांकि भारत की बहुत से देशों के साथ में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और कुछ का भी वार्ताएं चल रही, हो जाएगा शायद। और इसी की कारण है कि अभी जो डॉलर अमेरिका की IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ना, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो डॉलर है ना, वो अपनी धीरे धीरे जो ग्लोबल करेंसी है ना, जो विदेशी मुद्रा है ना, उसमें अपने डॉलर अपनी वेटेज कम करता जा रहा है। कारण है डोनाल्ड ट्रंप की ये बेतुके बयान। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते थे, किस बात से कब पलट जाएं, इसका खुद उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बोला है कि जो डॉलर का वेटेज है ना, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो डॉलर है ना, डॉलर की जगह पे तुम्हारा यूरोपियन जो यूरो है, पाउंड है, या जो अन्य विदेशी मुद्राएं हैं ना, वो बढ़ती जा रही है। मतलब बास्केट ऑफ करेंसी की जो एक बास्केट है ना, जिसमें सभी विदेशी मुद्राएं होती हैं, उनमें डॉलर का वेटेज कम होता जा रहा है। कारण की विश्वसनीयता, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी देश विश्वास करने से थोड़ा सा बच रहा है, क्योंकि वो कब बोल दें कब क्या कर दें उनका खुद नहीं पता। इसीलिए कब उनका पता चल जाए, डॉलर डिनोमिनेशन कर दें, डॉलर को हटाओ, ये कर दो वो कर दो। तो इसीलिए लोग बाग अपनी जो करेंसी है ना, उसे डॉलर की तरह से हटाकर यूरो में, पाउंड में, गोल्ड में या फिर अन्य किसी देश की करेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जनरली आदमी सेकेंडरी सैंक्शन से क्यों डरता है? सेकेंडरी सैंक्शन से इसलिए डरता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो शिफ्ट एक होता है ना, शिफ्ट कारोबार में जितने भी तुम्हारे डॉलर लगे हैं, मतलब या तुम्हारे अकाउंट में डॉलर है, वे सीज हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास अगर 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है और वो शिफ्ट में है, तो आप उस शिफ्ट के मेंबर हो, तो आपके जो फॉरेन रिजर्व में डॉलर है वो सीज हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी सेकेंडरी सैंक्शन से डरता है। एक और क्वेश्चन मार्क आ गया, पाकिस्तान की और तुर्की के साथ में एक रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ गया है, जिसमें कि तकनीकी दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे। पाकिस्तान के पास में तो कुछ तकनीकी नहीं है, कटोरा है, वो हाथ में है, वो क्या तकनीकी समझौता सा करेगा। लेकिन तुर्की के साथ में एक रक्षा को लेकर समझौता हुआ है कि भाई हम आपस में एक दूसरे से तकनीकी सहयोग करेंगे और ड्रोन वगैरह और मिसाइल वगैरह बनाने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब ये समझौता कहाँ तक कायम रहता है, ये देखने योग्य बात रहेगी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, तब उस समय आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा अगर इसने सहयोग लिया था किसी का, तो तुर्की का लिया था। तुर्की ही खुल के सामने आ गया था। अब देखने योग्य बात है कि तुर्की किस तरह की ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान को देता है, तो बेहद ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात तो नहीं है, भारत के लिए तो वास्तविकता में चिंता की बात है। क्योंकि जब दो देश, दुश्मन देश आपस में मिलकर समझौता करें। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। देखो क्या भारत के चाइना के साथ भी थोड़े संबंध खट्टे मीठे हैं, और पाकिस्तान तो अगर कट्टर है हमारा, उससे तो बात ही नहीं करते। तो अब इसमें बीच में फंस गया रूस चाहता है कि भारत और चाइना हमेशा मिल के रहें, क्योंकि अगर भारत और चाइना और रूस मिल जाते हैं तो ही अमेरिका की कड़ी टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक की व्यवस्था चाइना के पास भी बढ़िया है, कंजप्शन का मार्केट चाइना के पास भी बढ़िया है, भारत के पास भी बढ़िया है, और सैन्य शक्ति के मामले में तीनों देश अपने आप में भीम है। तो वो चाहते हैं, जो रूस है, जो पुतिन चाहते हैं कि रूस और चाइना और भारत ये तीनों मिलकर एक साथ रहें, जिससे कि जो नाटो के देश है ना, ये भी इसका सामना ना कर पाएँ। दूसरी तरफ जिस तरह से टर्की के साथ में पाकिस्तान समझौता कर रहा है, इस तरह कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। कॉपर के ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ के बाद में जो कनाडा, मैक्सिको और जो हमारा वहाँ के देश हैं, उनके ऊपर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 50% का अगर अतिरिक्त टैक्स टैरिफ लगेगा तो होगा क्या। अब थोड़ी सी कल होने वाली घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं साथियों। कल एक बेहद चौंकाने वाली घटना हुई है। गुजरात के तुम्हारा एक पुल गिर गया है, जो कि माही नदी में था, और माही नदी में भी एक तुम्हारा धावीरा ब्रिज, उसका गांव नाम था धावीरा ब्रिज, जो कि तुम्हारा उस ब्रिज को अगर बात करें तो
आनंद से बड़ोदरा के बीच में, आनंद और बड़ोदरा को जोड़ता था, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता था। वो मिर्ज़ापुर तहसील में, मतलब पादरा एक तालुका पड़ती है, वहाँ पे था। बहुत ही दुखद खबर है। उसमें लगभग 20 से 25 आदमी मारे गए। अब बताओ, हालांकि वो बना हुआ 1985 में था, 40 साल पुराना था, लेकिन गुजरात के सीएम ने बताया कि उसकी जो कार्रवाई है, उसमें जो रिपेयरिंग है वो 2022 में ही कराई गई थी। हालांकि उस ब्रिज के गिरने के बाद में, मतलब 2022 में उसकी रिपेयरिंग कराई थी। उस पर फिर से मतलब लगभग तुम्हारा 212 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं कि भाई 212 करोड़ रुपए आप लेकर दोबारा से ब्रिज बनाओ। लेकिन क्या उनको अभी याद आया जब इतने लोग मारे गए? आए दिन ब्रिज गिर रहा है। 2022 में भी एक ब्रिज गिर गया था मधुबनी में, आप मोरबी ब्रिज का आपने सुना होगा, वहाँ पे भी 135 लोग मारे गए थे। क्या है साथियों, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। हालांकि राजस्थान से एक खबर आ रही है कि राजस्थान में कल एक विमान गिरा है, या तो मिसाइल गिरी है। वो भी एक डराने वाली खबर है कि क्या वो मिसाइल है या फाइटर जेट है। रतनगढ़ तहसील में, चूरू जिले में वो गिरी है। वो भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। मतलब समझ में नहीं आ रहा आदमी करे तो करे क्या। हवाई जहाज़ से जा रहा है तो हवाई जहाज़ अपने आप क्रैश हो जा रहा है। आदमी बस अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहा है तो पुल गिर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब या वो केवल कागजों में ही चल रहा है कि भाई इतने करोड़ रुपए दे दिए इसकी मेंटेनेंस के लिए, रियल में कोई मेंटेनेंस हुआ ही नहीं है उसका। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि डराने वाली भी है और समझने वाली भी है। देखो, अब 2022 में आपने देखा, एक तुम्हारा मोरबी ब्रिज गिर गया था, उसमें 35 लोग मारे गए थे। फिर ये तुम्हारा गुजरात में आज जो ब्रिज गिरा है, धावीरा ब्रिज, इसमें भी लगभग 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और गोताखोर वगैरह सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप बताओ, जब अगर 30 फुट ऊपर से अगर कोई गाड़ी गिरेगी तो उसकी हालत क्या होगी, उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजरों की हालत क्या होगी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर दुख जता दिया गया है और उनको मतलब 2 लाख रुपए मृतक को और 40-50 हज़ार रुपये अगर आप जिंदे हैं और आपको चोट लगी है तो आपको दे दिए जाएंगे। बट क्या 2 लाख रुपये मृतक के देने से और उसके 50 हज़ार रुपये किसी चोटिल व्यक्ति को देने से काम चल जाएगा? 212 करोड़ रुपये का अलग से हालांकि बजट भी पास कर दिया गया कि अभी से दोबारा से पुल को बनाया जाए। लेकिन ये घटनाएं कब हो रही, पहले से क्यों नहीं हो रही? पहले से आप इस चीज़ को क्यों नहीं जांच कर रहे कि भाई ये पुल अन कंडीशन में है, इसे वर्किंग में नहीं हो? उसके बाद में भी आप भारी वाहन इस पर क्यों गुजार रहे हो? आप अलग से नया पुल क्यों नहीं बनाया आपने? आप बताओ, वो माही जो है नदी, वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और विंध्याचल में भी वो तुम्हारा ये मान के चलो उसमें 7-8 लेयर का था वो जो गिरा है। आप समझो 40 फीट ऊपर से अगर कोई गाड़ी गिरी होगी नीचे पानी में तो आधे तो गिरते ही मर गए होंगे। अब देखो, सही खबर तो तभी आएगी निकल के जब गवर्नमेंट कोई पुष्टि करेगी। लेकिन ये बहुत दुखद खबर है, और दुखद इसलिए भी है क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। 1985 में बना हुआ ब्रिज था, 40 साल पुराना हो गया था। उसके बाद में भी जो मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात के, उनकी तरफ से कह दिया गया कि 2022 में इसे रिपेयर किया गया। तो रिपेयर केवल कागजों में किया गया, रियल में रिपेयर किया गया, ये भी देखने योग्य बात है। अगर कागज़ों की बात करें तो कभी मैं वीडियो देख रहा था, शहडोल ज़िले का है शायद, वो कागज़ों में एक 4 बाल्टी पेंट लगाने के लिए 4 लाख का बिल लगा दिया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं हैं ना, ये करप्शन को बढ़ावा देती हैं। मतलब आपने देखा काम हो रहा है लेकिन कागज़ों में हो रहा है, तो रियल में कुछ नहीं है। इसी तरह से 2022 में जो करोड़ों रुपये रिपेयर को लगाए गए, क्या वो रिपेयर केवल कागज़ों पे हुई या जाके वहाँ फिजिकली भी हुए? और अगर हुए तो उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया? और अगर किया तो उस समय जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर ने क्या फीडबैक दिया, उससे नेक्स्ट उसका टर्नओवर कब का? क्योंकि ये तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उनके टेंडर होते हैं कि आपको 3 साल तक इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच में मेंटेनेंस रखना है। तो वो ठेकेदार क्या कर रहा था? क्या उसने एक ही बार डामर गिरा? जब वो जर्जर हालत में था तो उस दौरान वे कर क्या रहे थे? जो महकमा है PWD, वो क्या कर रहा था? जो जब भी इतना मुख्य वो था कि आनंद से बड़ोदरा को बीच में जोड़ता था। आनंद एक ज़िला है गुजरात का, बड़ोदरा एक ज़िला है, इन दोनों ज़िलों को आपस में जोड़ता था। उसके बाद में अगर ब्रिज गिर जाता है तो आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? PWD क्या कर रहा है? अधिकारियों ने जिसको टेंडर दिया था 2022 में, वो क्या कर रहे हैं? ये 35 आदमी इतने मारे गए, जो 20 आदमी मारे गए, इनकी मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार है या PWD है, और या फिर वो ठेकेदार है, या फिर नीचे से टेबल के नीचे से जाने वाला वो पैसा है? क्योंकि काम केवल कागजों पर होता, नीचे कुछ होता नहीं है। अभी मोरबी में 2022 में ब्रिज गिर गया था, 135 लोग मारे गए थे। वो तो बने हुए को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो इतना ख़राब मटेरियल लगा के अगर आप ब्रिज बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? रहने दो, ऐसी रपटे पे ही घूमने दो। कम से कम आदमी को दिखेगा तो आगे पानी जा रहा है, अभी अपने को नहीं जाना।
अब काहे के लिए तुम बड़े बड़े ब्रिज लगा रहे हो, और 30-30 मंजिल, मतलब 30 फीट के आसपास की दूर ऊंचाई रही होगी जहाँ से वो गाड़ियाँ गिरी हैं नीचे। तो इतनी जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक तरफ तो आप 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चला रहे, 50 साल पुराने आपके जहाज चल रहे हैं, काहे के लिए? क्या चल रहा है आपके यहाँ आखिरकार? इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, या फिर आप सब लोग हैं? कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? ये जितने लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक। हालांकि एक फिर से बाजार पे लौट चलते हैं। देखो, ये सेबी की तरफ से एक नया अध्यादेश पारित हो रहा है, वो भी चर्चा करेंगे। चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, वो अब फिर से एक नया ब्राउज़र लेके आ रही है। जैसा कि आप जानते हो, चैट जीपीटी अपनी अलग से एक प्रतिभा के लिए जाना जाता है, मतलब उससे आप कुछ भी पूछो उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देता है। तो वो एक ओपन एआई जो उसकी मतलब पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी तो ओपन एआई है, चैट जीपीटी तो उसकी एक प्रोडक्ट है। ऐसा ही वो जैसा ब्राउज़र है, गूगल का एक ब्राउज़र है ना, आप कुछ भी डालते हो, तो ऐसे ही एक वो अपना ब्राउज़र लाने जा रही है। तो वो देखते हैं कि गूगल को कहाँ तक टक्कर दे पाएगा। वो टक्कर दे पाएगा तो क्या वो सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा तो फिर वो किस हद तक, क्योंकि वो उसमें तो अलग ही टेक्नोलॉजी होगी, वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक काम आ पाती है। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की जो सीईओ है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उनका भी अल्टरनेटर कोई तलाशा जा रहा है कि अलग से कोई अल्टरनेटर देखा जाए। फिर से मोटी मोटी हेडलाइन पे नज़र डालें। जो सबसे बड़े आज के दिन जो नज़रें हैं वो क्या है? देखो, भारत अमेरिका के बीच में डील नहीं हुई है, जिससे बाज़ार सहम गया है। बाज़ार के अंदर चिंता बनी है, क्योंकि अगर डील नहीं हुई है मतलब कहीं ना कहीं बात अटकी है, और अटकी है तो भारत भी झुकने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका भी झुकने के लिए तैयार नहीं। और अगर दोनों नहीं झुकेंगे तो फिर व्यापार का क्या होगा? ट्रेड डील नहीं बन पाई। दूसरा, अमेरिका की तरफ से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के ऊपर 50% का एडिशनल टैरिफ ठोक दिया गया है, और ये भी बोल दिया गया है कि अगर ब्राज़ील इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो हम फिर से ब्राज़ील को ऊपर प्लस कर देंगे। अगर ब्राज़ील ने सपोज करो 40% का लगाया तो भी 90% का टैरिफ हो जाएगा। जिस तरह से चाइना के साथ खेल हो रहा था उसी तरह से खेल हो जाएगा। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का और जो टर्की है उन दोनों का जो रक्षा समझौता हो गया है। अब पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक दूसरे के अंदर जो तकनीकी है उसमें एक दूसरा तकनीकी सहयोग करेगा। पाकिस्तान के पास कोई तकनीकी है नहीं, तो जाहिर सी बात है तुर्की से तकनीक लेगा और उस चीज़ के साथ में हथियारों के ऊपर हथियार बनाएगा। यूरोपियन यूनियन जो देश है उन्होंने अमेरिका के साथ में बातचीत तेज़ कर दी है कि जिस तरह से टैरिफ की वार्ताएं चल रही हैं, FII कुछ करने के मूड में नहीं है। वो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनाए रखे हैं कि यार अभी पहले देख ले रिजल्ट सेशन कैसा आ रहा है। गुजरात के बीच में जो आनंद और वडोदरा को बीच में जोड़ने वाला पुल था वो गिर गया, जिसके गिरने से 20-25 लोग मर गए। तो 2022 में हालांकि सीएम की तरफ से कहा गया कि उसके ऊपर मेंटेनेंस हुआ था, पर वो मेंटेनेंस कागजों में हुआ था, क्या वो रियल में हुआ था? तुम्हारा राजस्थान के चुरू जिले के जो तुम्हारा रतनगढ़ तहसील है, वहाँ पे ऐसी खबर आ रही है कि कोई फाइटर जेट गिरा है या कोई मिसाइल गिरी है। देखेंगे जैसा भी होगा। अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर कर दिया है, 741 मिसाइलें और ड्रोन के साथ हमला किया है। इसको देख करके डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं कि अब लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन की जो सहमति हुई थी गाज़ा और इजराइल के बीच में, वो लगभग ख़त्म होती नज़र आ रही है। फिर से इजराइल ने हमले चालू कर दिए हैं गाज़ा के ऊपर। अब वो कहाँ तक शांति वार्ता हुई, कहाँ तक नहीं हुई, वो भी एक देखने योग्य बात रहेगी। ईरान के ऊपर नए परमाणु डील को ठुकराने के बाद ईरान को नए सैंक्शन ठोक दिए 22 कंपनी, जो कि तुम्हारा हांगकांग और अमीरात और टर्की की कंपनी है, उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया है अमेरिका के द्वारा कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी है और वो तो कहीं की बाहर की कंपनी और ईरान के साथ व्यापार करती है, उसको सेकेंडरी सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। कॉपर के साथ टैरिफ लगाने के बाद तुम्हारा मैक्सिको, कनाडा और जो कॉपर हालांकि भारत में भी इफेक्ट पड़ता है। वेदांता को लेकर एक बुरी खबर आई है। वेदांता को एक कंपनी ने शॉर्ट सेलिंग वाली कंपनी है, उसने वेदांता को घेर लिया है। विश्व बैंक की तरफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो डॉलर है उसकी वेटेज कम करने की बताई है कि जो वो बास्केट ऑफ करेंसी है, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर डॉलर अपनी कीमत घटाता जा रहा है, उसकी इवेज में कोई दूसरी जो करेंसी है वो बढ़ाती जा रही है। कारण है डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, क्योंकि वो कब क्या बोल देंगे कोई तय नहीं है। चैट जीपीटी अलग ओपन एआई ले आ रहा है, टेस्ला के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मामला है वो नॉर्मल नहीं है, अभी मामला बहुत ख़राब चल रहा है। इसलिए
बहुत ही कोशिश होकर मार्केट में रहें। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप ना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करें। अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे उन्हें खुद नहीं पता, और अभी हमारे डील भी नहीं हुई है, भारत भी ट्रेड वार्ता भी अटकी हुई है। अभी जो रिजल्ट सेशन है वो रिजल्ट सेशन में आप विचार कर रहे हैं कि किस तरह का रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बाज़ार किस ओर जा रहा है। आज रिजल्ट आए उसके बाद कुछ कल इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो बड़ा कोशिश रहें, सावधान होकर शेयर मार्केट में काम करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।